डेमोक्रेसी की बात करने वाला देश दूसरे देश पर कब्जा करने की धमकी देता है और पूरा वर्ल्ड कोई रिएक्शन नहीं देता। हेलो एंड वेलकम टू मंत्रा माइंड्स। आइए ले चलते हैं आपको यूएस की डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में, जहां पर दूसरे देश पर कब्जा करना बहुत आम बात माना जाता है। यूरोपियन ट्रूप्स अराइव इन ग्रीनलैंड एज इन टॉक्स विद यूएस हाईलाइट डिसएग्रीमेंट। बहुत सी मेजर कंट्रीज हैं यूरोप में, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन। इन्होंने अपने ट्रूप्स को ग्रीनलैंड में डिप्लॉय कर दिया है बिकॉज जो उनकी बातें थी डेनमार्क के यूएस से, कहीं ना कहीं वो बातें स्टॉल्ड हो चुकी हैं, वो बातें फेल्ड हो चुकी हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीनलैंड। बर्फ से ढका एक आइलैंड जिसकी पॉपुलेशन मात्र 56,000 है, आज दुनिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से ये साफ कर दिया है कि अमेरिका को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए ताकि वो अपने गोल्डन डोम प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर सकें और अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर प्लेस कर सकें। ट्रंप नेटो को इफेक्टिवली कंट्रोल करना चाहते हैं और चाइना और रशिया के डोमिनेंस से बचाना चाहते हैं। डेनमार्क ने ट्रंप को स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि यदि ट्रंप ने ऐसा कुछ सोचा तो उसके स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस और नाटो का टूट। और इसमें ट्विस्ट वाली बात यह है कि जहां यूएस नाटो का सदस्य होकर भी ग्रीनलैंड पे अटैक करने की तैयारी कर रहा है, वहीं सारे यूरोपियन कंट्रीज आज ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं और अपनी अपनी मिलिट्री, आर्मी और एयरफोर्स को वहाँ डिप्लॉय करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कई कंट्री ने तो डिप्लॉय कर भी दिया है। पर सवाल सबका यही है, वाई ग्रीनलैंड मैटर्स। देखिए, ग्रीनलैंड एक आइलैंड है जो कि बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन में पड़ता है पैसिफिक ओशन में। ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में पड़ता है, यानी कि कोई भी वो मिसाइल जो रशिया से होकर अमेरिका तक जाएगी वाया पैसिफिक ओशन, उसको ग्रीनलैंड के पास टैकल किया जा सकता है थ्रू वार्निंग सिस्टम्स एंड थ्रू मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। तो इसकी बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। यूएस अपने मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि जो गोल्डन डोम है, उसको यहाँ डिप्लॉय करना चाहता है। यूएस चाहता है कि जो उसकी डोमिनेंस है वो आर्कटिक एरिया में बढ़े और उसका नवल डोमिनेंस पैसिफिक ओशन में, जो कि पहले से भी बहुत ज़्यादा है, वो ग्रीनलैंड के अराउंड पूरा उसका डोमिनेंस रहे। बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन यूएस ऑलरेडी एक मेजर एयरबेस वहाँ ऑपरेट करता है ग्रीनलैंड में। और इन सब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से यूएस नहीं चाहेगा कि ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट रहे या ऑटोनोमस रहे, और वो ग्रीनलैंड को कब्जाने की पूरी कोशिश करेगा। अब हम बात करते हैं कि आर्कटिक एज अ रीजन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में क्यों है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ आर्कटिक की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। आइस मेल्ट होने का सीधा ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पे जो शिपिंग रूट्स हैं, नए शिपिंग रूट्स खुलेंगे। नॉर्थ अमेरिका से यूरोप, यूरोप से एशिया जाना अब और भी आसान होगा। पहले जिन रास्तों पर कई दिन लग जाते थे, अब मात्र कुछ घंटों में वो तय किए जा सकते हैं। अगर बात करें हम नेचुरल रिसोर्सेज की, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो आर्कटिक रीजन है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज की एबंडेंस बहुत ज़्यादा है और यूएस इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के पीछे पड़ा है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई बहुत हद तक वर्ल्ड में चाइना कंट्रोल करता है। और ये कहीं ना कहीं यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बाधा आती है कि वो चाइना से जब डील करता है तो उसको ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई का क्या होगा। इसलिए वो ग्रीनलैंड को और ज़्यादा अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, ताकि वो जो इन मेटल्स को, इन रिसोर्सेज को अपने कब्जे में ले सके। अगर अमेरिका की जो मिलिट्री है वो यहाँ डिप्लॉय होगी तो अमेरिका को एक परमानेंट बेस मिल जाएगा और उसके लिए आसान होगा इजी मूवमेंट। कहीं भी देश में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यूरोप में हो रहा है या रशिया से उसे इंगेज करना है, तो उसका मिलिट्री मोबिलाइजेशन बहुत आसान हो जाएगा ग्रीनलैंड के थ्रू। जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया ने इस रीजन को ऑलरेडी हाईली मिलिटराइज कर रखा है और चाइना, जो अपने आप को एक नियर आर्कटिक स्टेट बताता है, वो यहाँ हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चिंता का विषय तो है रशिया के लिए, चाइना के लिए और अमेरिका के लिए भी। तभी सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इमीडिएट ट्रिगर्स क्या हैं। वैसे तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत दिनों से बनती आ रही है। देखिए, इसका इमीडिएट रीजन है कि यूरोप, जो एक टाइम पे ग्लोबल पावर हुआ करता था, आज वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए, अपनी डोमिनेंस फिर से बढ़ाने के लिए अपने कदम बढ़ा रहा है। अपने उसी वर्चस्व को वापस पाने के लिए फिर से एक जंग लड़ने को तैयार है। ये इसका मेजर रीजन है। वहाँ पर फ्रेंच, नॉर्डिक एंड जर्मन जो फोर्सेस हैं वो अपनी मिलिट्रीज को डिप्लॉय करके वहाँ पर मिलिट्री डील कर रही हैं और यूएस के लिए एक कंसर्न की बात है। इस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जहाँ फ्रांस फिर से अपने डोमिनेंस को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, उसी गोल्डन एरा की बात करता है जब वो कॉलोनी बनाया करता था और आज महज कुछ देशों में सिमट कर रह गया है। और कहीं ना कहीं यूएस इस बात को रजिस्ट करता है कि वर्ल्ड में मल्टीपोलर
ऑर्डर हो, वो हमेशा एक यूनिलैटरल ऑर्डर बना के रखना चाहता है ताकि वो जैसा चाहे वैसा हो सके इस वर्ल्ड में, और जियोपॉलिटिक्स उसके हिसाब से चले, ना कि वो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से चले। अब बात करते हैं डीपर स्ट्रक्चरल कॉज की। ग्रीनलैंड क्राइसिस एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो यूएस है उसके हेजेमनी में डिक्लाइन आया है। यूरोपियन नेशंस यूएस को क्वेश्चन करने लगे हैं और अपनी ऑटोनॉमी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आर्कटिक रीजन जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैं और हर कंट्री इन रिसोर्सेज के पीछे भाग रही है, और यूएस उसमें पीछे कैसे रह सकती। यूएस का इतिहास रहा है कि जहाँ रिसोर्सेज होते हैं वहाँ वो अटैक कर देता है, और वो उसी इतिहास को दोहरा रहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी देन एज अ फार्स। और अगर हम रशिया चाइना कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये सच किसी से छुपा नहीं है। आज अगर हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो यूएस के बाद अगर कोई है तो वो रशिया और चाइना ही है, और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप कर रहे हैं, ये एक नए ऑर्डर की शुरुआत कर रहे हैं। तो रशिया और चाइना दोनों का इन्वॉल्वमेंट आर्कटिक रीजन में यूएस अटैक का एक मेजर कारण बने। तो ये रहा आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि वर्ल्ड पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैं आपको बता दूं, अगर यूएस ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो वर्ल्ड विल नॉट बी सेम अगेन। अगर यूएस ने ग्रीनलैंड पर अटैक किया तो आर्कटिक का मिलिटराइजेशन हो जाएगा। जब ग्रीनलैंड पर यूएस अपनी सेना भेजेगा तो रशिया भी इसमें पीछे नहीं हटेगा, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे रीजन्स को मिलिटराइज कर चुका है। वो जो बचे हुए रीजन हैं जैसे स्वालबार्ड जैसे रीजन्स हैं, और जो कुछ आइसोलेटेड आइलैंड्स हैं, उनको मिलिटराइज करने की कोशिश करेगा, और इस रेस में फिर उसके साथ चाइना भी जुड़ जाए। देखिए, इससे फ्रेगमेंटेशन ऑफ द वेस्ट होगा। अभी तक जो यूरोप था, स्पेशली जो वेस्टर्न यूरोप था, वो यूएस से अलाइन होकर चलता था। अब ये जो शिफ्ट हो रहा है, यूएस ग्रीनलैंड पे अटैक करने की बात कर रहा है, तो इसमें नाटो में तो विभाजन होगा ही, नाटो टूटेगा। लेकिन जो और भी बहुत सारे देश हैं, कुछ लोग इसमें यूएस का सपोर्ट कर रहे हैं या खुल के नहीं आ रहे हैं, मैं उनका अलग से ब्लॉक बन जाएगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ वेस्ट होगा। अभी तक हम वेस्ट को एज अ कलेक्टिव जानते थे, अब हम देखेंगे वेस्ट का बाल्कनाइजेशन, और होगा एक नए वर्ल्ड वॉर का शुरुआत। हो सकता है ये वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, पर एक कोल्ड वॉर 2 की तरह उभरे, जिसमें नए ग्रुप्स होंगे। ईस्टर्न यूरोप हो सकता है, साउथ चाइना सी जिसको चाइना लीड कर सकता है, और मिडिल ईस्ट ग्रुप जो आजकल बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दिखा रहा है। लीडरशिप नहीं कहेंगे, लेकिन जो मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं, सऊदीया हो गया, ईरान हो गया, ये भी कहीं ना कहीं अपनी अलग से एक पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। और अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हम इंडियंस के लिए, कि इंडिया को इन सब से क्या लेना देना। तो आपको बता दूं, इंडिया आर्कटिक काउंसिल में एक ऑब्जर्वर है। एनर्जी एंड मार्केट की बात करें तो आर्कटिक में बहुत ज़्यादा ग्लोबल ऑयल एंड गैस रिजर्व हैं। अगर वो थ्रेटन हुए तो इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट का जो प्राइस है वो वोलेटाइल हो जाएगा। रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हम कर चुके हैं, और इंडिया का जो ईवी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सेमीकंडक्टर सेक्टर है, इंडिया का क्या, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, रेयर अर्थ मिनरल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देखिए, इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ऑर्डर है स्ट्रेन में है, इंडिया को एक नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक जहाँ वो सिर्फ यूएस और रशिया को मेंटेन करता था, अब उसको यूरोप के साथ भी अपने इंडिपेंडेंट टाइज को मेंटेन करना पड़ेगा। जो सी लेन सिक्योरिटीज़ हैं, अभी तक जो फ्री पैसिफिक ओशन था उस पर भी खतरा आ सकता है, क्योंकि जब यूएस ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा तो सिनेरियो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि लॉ सिर्फ बाकी कंट्रीज़ के लिए है। यूएस तो खुद का लॉ बनाता है और खुद के ग्लोबल ऑर्डर में विश्वास रखता है। इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ट्रेड डिस्ट्रप्शंस होंगे, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होंगे, और कई कंट्रीज़ पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगे, जस्ट टू सेटिस्फाई ईगो ऑफ वन प्रेसिडेंट, दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप। और अगर हम टेक्नोलॉजिकल लर्निंग्स की बात करें तो ग्रीनलैंड और आर्कटिक रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ हमारे रिसर्च स्टेशंस हैं जिस पे कॉन्टिन्यूसली रिसर्च की जाती है, वेदर पैटर्न्स पे, क्लाइमेट पे, और डुअल यूज टेक्नोलॉजीज पर। नाउ हम बात करेंगे द बिगर पिक्चर। ये एक जंग है ओल्ड ऑर्डर की और इमर्जिंग ऑर्डर की। ग्रीनलैंड आज उस बदलती दुनिया का सिंबल है जहाँ ज्योग्राफी, क्लाइमेट और टेक्नोलॉजी मिलकर पावर को रिडिफाइन कर रहे हैं। ट्रम्प ग्रीनलैंड को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, क्या उन पर अटैक कर पाएंगे, या यूरोप एक नया पावर ब्लॉक बनकर दोबारा अपने कॉलोनियल टाइम की लीगेसी को मेंटेन करेगा। अपने व्यूज़ को कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।